ये आदमी एक पूर्ण धातु के पिंजरे में जागता है। उसके पास कोई कपड़े नहीं है और उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे बहुत सारे समान पिंजरे दिखाई देते हैं जिनमें दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो जल्द ही गुलाम बनने वाले हैं, लेकिन जिनको इस पूरे दृश्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि जब एक डाकू लड़की उन्हें खाना देने आती है तो वह बस आराम से खड़ा होता है और पिंजरे को ऐसे फाड़ता है जैसे कुछ नहीं हुआ। जब लड़की देखती है कि उसने धातु को कितनी आसानी से तोड़ा तो वह डरी और चौंकी, डरी हुई है कि वह उसे मार देगा। लेकिन उसे पीटने के बजाय हमारा लड़का उसे ठीक करता है और पता चलता है कि वह डाकुओं की मदद कर रही है केवल इसलिए कि उन्होंने उसके छोटे भाई को पकड़ लिया और उसे उनके लिए काम करने के लिए मजबूर किया। इसलिए जिन तय करता है कि वह सभी गंदे लोगों से यहीं और अभी निपटेगा। वह दरवाजे को कुचलता है और पहले डाकू के साथ इसे उड़ाते हुए भेजता है, और उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो बिल्कुल नग्न है। जिन उन्हें एक एक करके बाहर निकालता है, पीछे केवल पीटे गए डाकुओं के ढेर छोड़ता है। चौंके हुए डाकुओं के पास कोई मौका नहीं है, वो उनके लिए बहुत तेज और मजबूत है। आखिरकार वह उनके बॉस के पास पहुंचता है, और यह गंदा जो इस दुनिया में वास्तव में मजबूत माना जाता है वह भी प्रतिरोध करने की कोशिश नहीं करता। जब वो देखता है कि हमारा लड़का अंतिम डाकुओं से कैसे निपटता है तो वह बस उससे इंतजार करने की भीख मांगता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। पैसा और गुलाम कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा लड़का बस बाकी डाकुओं को खत्म करता है और करीब आता है। ये डाकू बॉस बस ये नहीं समझ सकता कि क्या हो रहा है और क्यों वो अपनी आत्मा की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता, और क्यों ये नग्न आदमी इतना अत्यधिक मजबूत है। जिन बस उसे ऐसे देखता है जैसे वो एक दयनीय कीड़ा हो, और ये गंदा आदमी समझता है कि वह वास्तव में स्क्रूड है। इसलिए वह अपने अंतिम उपाय को दिखाने के लिए भागने लगता है, एक पिंजरा जिसमें एक राक्षस है, और डाकू बॉस को यकीन है कि हमारा लड़का अब पकड़ा गया है। लेकिन जब राक्षस आगे बढ़ता है तो जिन आसानी से उसके हमले को रोक देता है। अब ये गंदा आदमी वास्तव में चौंका हुआ है। उसने कभी नहीं देखा कि कोई इंसान राक्षस से सीधे हमले को बिना हाथों के रोकता है। ये पता चला कि जिनके पास एक सुपर ह्यूमन संविधान है, और ये सब नहीं है। फिर वह अपनी दिव्य शक्ति निकालता है और बस एक ऊर्जा किरण से राक्षस को नष्ट कर देता है। और जब यह खत्म हो जाता है तो वो उस गंदे आदमी की ओर मुड़ता है ताकि उसे ठीक से पीट सके कि उसने उन सभी गरीब आत्माओं के साथ क्या किया। लेकिन जिन इतना मजबूत क्यों है और उसे यह शक्ति कैसे मिली? खैर, यह सब 100 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। एक विशाल आपदा ने पृथ्वी पर हमला किया जिसने पूरे ग्रह में मानव जनसंख्या का विनाश कर दिया। इस विपत्ति का बीज तब अंकुरित हुआ जब एक रहस्यमय वायरस ने जानवरों में उत्परिवर्तन करना शुरू किया, उन्हें अन्य वर्ल्डली भयानक राक्षसों में मोड़ते हुए, जिन्हें बाद में भ्रष्टक कहा गया। कुछ ही वर्षों में प्रकोप इतनी तेजी से फैला कि मानवता ने तबाही के कारण अपनी 99% जनसंख्या खो दी। मानवता के बचे हुए अवशेषों ने मोर्चे पर टिके रहने और पलटवार करने की पूरी कोशिश की। दुर्भाग्यवश यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि पारंपरिक युद्ध इन जानवरों के खिलाफ पूरी तरह से बेकार था। निराशा से प्रेरित होकर मनुष्यों ने अपने ही प्रकार पर प्रयोग करना शुरू किया। सभी परीक्षणों में जिन शिदु एकमात्र सफल परीक्षण विषय था जिसने वास्तविक परिणाम दिखाए, उनके साथ वैज्ञानिकों ने एक प्रतिकारी वायरस तैयार किया जो नैनो मशीनों से बना था, जिसे ग्रह के भ्रष्ट वातावरण को बहाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। अपनी नई प्राप्त अद्वितीय क्षमताओं के साथ जिन इस दुनिया का सुपर ह्यूमन उद्धारकर्ता बन गया, हमेशा मानवता के अंतिम बचे हुए हिस्सों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अंततः यह सब व्यर्थ था। वे बस बहुत देर हो चुके थे और अंततः अंतिम मानव बचे हुए भी मर गए, किसी को बचाने के लिए नहीं होने के कारण, जिनका अस्तित्व अपने उद्देश्य से स्ट्रिप्ड लग रहा था। जो कार्य वह करने के लिए बनाया गया था उसमें असफल रहा, या कम से कम यही उसके वैज्ञानिक मित्र कागुरा का मानना था, जिनका एक मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण था। उसके लिए आगे बढ़ने का अभी भी एक कारण था, यहां तक कि अगर वह वर्तमान जनसंख्या को नहीं बचा सका तो वह आश्वस्त था कि उसकी शक्तियां भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभकारी हो सकती हैं। जबकि नैनो मशीनें पहले से ही भ्रष्टक के प्रभाव को वातावरण से निकालने में काम कर रही थीं। वह आशावादी था कि पृथ्वी अंततः बहाल हो जाएगी और वह उस दिन का इंतजार करने के लिए तैयार था। इसलिए कागुरा ने उसे एक हाइबरनेशन कैप्सूल में रखा, जिसे आने वाले सदियों तक जीवित रखने के लिए डिजाइन किया गया था। जब जिन शांति से स्थिरता में सो रहा था, राक्षसों ने ग्रह को तबाह करना जारी रखा। फिर भी जैसे जैसे दशकों ने सदियों में बदल दिया और सदियों ने सहस्त्राब्दियों में धुंधला कर दिया,
वैश्विक वातावरण में बदलाव अंततः गुणात्मक रूप से बढ़ने लगा। वे असाधारण रूप से उत्परिवर्तित प्राणी धीरे धीरे बिगड़ने लगे, नए प्रजातियों को पनपने का रास्ता बनाते हुए। ये विकास का चक्र 100 मिलियन वर्षों तक जारी रहा, अंततः हमें एक दृश्य में लाते हुए जहां 3 नए विकसित मानव जैसे प्राणी एक भयानक राक्षस से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पागल बचे हुए एक प्राचीन खंडहर के पास स्टंबल करते हैं और जल्दी से अंदर छिपने के लिए झुकते हैं। निर्दयता से राक्षसी जानवर उनके बाद सुविधा में घुस जाता है। कोने में धकेल दिए जाने के बाद ट्रियो मूल रूप से उस प्राणी के लिए संतोषजनक रात के खाने में बदलने के लिए तैयार है। एक अंतिम निराशाजनक प्रार्थना में समूह की लड़की मदद के लिए चिल्लाती है, गांव के रक्षक देवता से उन्हें बचाने की प्रार्थना करती है। चमत्कारिक रूप से उसके शब्द सुने जाते हैं, हमारे लड़के की जागृति को ट्रिगर करते हैं, जो उनके ठीक पीछे कैप्सूल में 100 मिलियन वर्षों से सो रहा था। प्राचीन मानव एक ऊर्जा किरण छोड़ता है, राक्षस को उसी समय निशाना बनाते हुए। भ्रमित ट्रियो को यह नहीं पता कि क्या हुआ, और स्थिति केवल और अधिक उलझन में जाती है जब एक बिना कपड़ों वाला आदमी कहीं से प्रकट होता है। इस नग्नचाड़ की पहली चीज यह है कि वो अपने कपड़े खोजता है, जो उसके दोस्त कागुरा द्वारा विकसित एक अजेय लॉकबॉक्स में अच्छी तरह से संरक्षित हैं। प्राचीन सिस्टम को चालू करने के बाद वह खोजता है कि उसने मूल रूप से 100 मिलियन वर्षों में भविष्य में स्पीडन किया है। हालांकि युगों के बीतने से अधिकांश डेटा भ्रष्ट हो गया है। यह एक पूर्ण चमत्कार है कि मशीनें बिल्कुल कार्यशील हैं। ऐसा लगता है कि कागुरा द्वारा बनाई गई नैनो मशीन वायरस ने ठीक वही किया जो इसे करना था, भ्रष्टकों को नष्ट करते हुए जो सुविधा को संरक्षित करने में मदद करते हैं। उसे अपने पुराने दोस्त द्वारा छोड़ी गई एक संचार क्यूब भी मिलती है, हालांकि इसके सामग्री अभी के लिए एक रहस्य बनी हुई है। फिर वो मानव जैसे स्थानीय लोगों की ओर मुड़ता है, पूरी तरह से भूलते हुए कि उसकी मर्दानगी बस हवा में लटक रही है। ये रियलाइजिंग करते हुए कि वहां वास्तव में बच्चे उसे नग्न देख रहे हैं, वह जल्दी से कपड़े पहनता है, वही ताज़ा रूप बहाल करते हुए जो उसने लाखों साल पहले पहना था। कुछ समय बाद वह ट्रियो के साथ सुविधा से बाहर निकलता है, केवल क्षण भर में क्षितिज के ऊपर चमकती तीव्र धूप से अंधा होने के लिए। सच में वह इतनी जीवंत दृष्टि की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसके सामने का दृश्य शानदार है, जो उस प्रलयकारी बंजर भूमि के विपरीत है जिसे वह एक बार जानता था। बच्चे तुरंत अपने बस्तियों की ओर वापस जाने लगते हैं, इंसिस्टिंग करते हुए कि उनका रक्षक देवता उनके साथ चले। हमारा लड़का दूसरी ओर यह समझने में बहुत व्यस्त है कि वह किस प्रकार की प्रजातियों के साथ व्यवहार कर रहा है। आखिरकार मानवता अब तक जीवाश्म ईंधन होनी चाहिए। ये मानव जैसे प्राणी जिनमें विशिष्ट पशु विशेषताएं हैं, लाखों वर्षों के विकास का परिणाम होना चाहिए, जो नैनो मशीनों के निरंतर हस्तक्षेप के साथ मिश्रित हैं। यहां तक कि ये लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो मानवता ने युगों पहले इस्तेमाल की थी, ये भारी संकेत देते हुए कि वे बिल्कुल उसी मार्ग से अलग हुए हैं। वह खुद को जिन शिदु के रूप में परिचित कराता है, अनुरोध करता है कि वे बस उसका पहला नाम ही इस्तेमाल करें। बदले में बकरी के कान वाली लड़की खुद को हाकामा फिल के रूप में परिचित कराती है। कोआला जैसी दिखने वाला व्यक्ति डानपो है और उसके बगल में खड़ी बिल्ली की लड़की शैंडी है। हाकामा बाकी की औपचारिकताओं को बाद के लिए बचाने का फैसला करती है और जिनको खींचने लगती है, ये बताते हुए कि उसका गांव बस कोने के चारों ओर है। वह अपने नए रक्षक देवता को घर लाने के लिए बेहद निराश है ताकि वह वर्तमान आक्रमणकारियों का सामना कर सके। दुर्भाग्यवश जब वे पहुंचते हैं तो गांव पहले ही लूट लिया गया है और बर्बाद हो गया है। कई बस्तियां पूरी तरह से आग में जल रही हैं। शैंडी इस विनाशकारी दृश्य पर पूरी तरह से खो जाती है और अपनी मां को खोजने के लिए पूरी तरह से घबराकर आगे बढ़ती है। जब वे नुकसान का आकलन करते हैं तो जिन एक पल के लिए उनकी गंभीर स्थिति पर विचार करता है, वह तुरंत देखता है कि शहर की दीवारें कितनी कमजोर हैं। सीमा की दीवारें और घर सभी साधारण लकड़ी से बने हैं। यह विवरण अकेले यह स्पष्ट करता है कि यह नई सभ्यता उस मानव युग की तुलना में तकनीकी रूप से बहुत पीछे है जिसे वो याद करता है। गांव में और गहराई में धकेलते हुए जिन एक महिला को एक अजीब राक्षस से लड़ते हुए देखता है। एक ही नज़र से यह स्पष्ट है कि वह मुश्किल से अपनी स्थिति बनाए रख रही है।
उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि जिस प्राणी का वह सामना कर रही है वह लाखों साल पहले के भ्रष्टाचारियों की तरह दिखता है। इसके अलावा जीवित भ्रष्टाचारियों के अलावा यहां और भी असामान्य चीजें हैं। छोटी हकामा को स्पष्ट रूप से एक प्रकार की जादुई तकनीक का ज्ञान है जो उसे शारीरिक रूप से चमकदार बनाती है। आखिरकार उसकी दखलंदाजी अनावश्यक साबित होती है, जिन तेजी से आगे बढ़ता है और एक ही विनाशकारी किक से उस राक्षस को धूल में मिला देता है। तेजी से चलते हुए वह घायल वृद्ध महिला को अपनी बाहों में उठाता है और खतरे के क्षेत्र से बाहर भागता है। छोटी हकामा को अंतिम प्रहार करने का स्पष्ट मौका छोड़ता है। अपनी जादू का उपयोग करते हुए वह एक छोटी सी आग की गेंद छोड़ती है जो जबरदस्त प्रभाव डालती है, आधिकारिक रूप से राक्षस को हराने के लिए। मृत प्राणी को देखकर जिन अपनी थ्योरी की पुष्टि करता है, वायुमंडलीय नैनो मशीनों ने वास्तव में इन राक्षसों को उनकी प्रसिद्ध उपचार क्षमताओं से वंचित कर दिया है। हालांकि वह ये नहीं समझता कि एक स्थानीय लड़की उन्हीं नैनो मशीनों का उपयोग कैसे कर सकती है। उसका शिक्षित अनुमान है कि ये लोग वायुमंडल से सीधे नैनो मशीन कणों को खींचते हैं और उन्हें आक्रामक जादू में परिवर्तित करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वह करता है। स्पष्ट समस्या यह है कि ऐतिहासिक रूप से केवल शुद्ध मानव ही इस तकनीक को प्रबंधित करने में सक्षम थे। वह सीधे उस महिला से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है जिसे उसने अभी बचाया है, ये सोचते हुए कि क्या इस युग में हर कोई ऐसी जादू रखता है। वह पूरी तरह से नहीं जानती कि वह क्या कह रहा है, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि केवल कुछ ही लोग वास्तव में इस क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। उनकी संस्कृति में यह विश्वास किया जाता है कि दिव्य शक्तियों से धन्य व्यक्ति ही इस जादू का उपयोग करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उनके विशेष गांव में इस विशेषता को रखने वाले 4 से अधिक लोग नहीं हैं, जिनको इसे समझने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। दिव्य शक्तियां बस उनके प्राचीन भव्य तरीके से नैनो मशीन प्रबंधन को समझाने का एक तरीका है। हकामा वृद्ध महिला के पास दौड़ती है जो उसकी दादी निकलती है और चिंतित होकर बाकी गांव वालों के बारे में पूछती है, केवल यह जानने के लिए कि वे पहले ही इवैक्यूएट कर चुके हैं। यह बयान तीनों पर राहत की लहर लाता है। हालांकि दादी इस बात को लेकर गहरी चिंतित हैं कि बच्चे खतरनाक गांव में क्यों लौटे जबकि सभी अन्य लोग इवैक्यूएट कर चुके थे। आखिरकार जिस जानवर से उन्होंने अभी लड़ाई की थी वह विशाल वयस्क राक्षस की तुलना में केवल एक लार्वा था जो वर्तमान में क्षेत्र को आतंकित कर रहा है। अचानक एक तर्क की आवाज तनाव के बीच में प्रवेश करती है। वृद्ध महिला को आश्वस्त करती है कि चिंता करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। वह विशाल आक्रमणकारी जिसका उसने उल्लेख किया, यह नया व्यक्ति आत्मविश्वास से दावा करता है कि वह इसे अकेले ही मार सकता है। दादी इन परिचित चेहरों को युद्ध क्षेत्र में देखकर चौंक जाती है और तुरंत आदमी से अन्य गांव वालों के बारे में सवाल करती है। नीले बालों वाला योद्धा पुष्टि करता है कि बाकी नागरिक सुरक्षित रूप से आश्रय में पहुंच गए हैं। जैसा कि यह पता चलता है, इस नीले बालों वाले व्यक्ति के साथ आ रहा वृद्ध व्यक्ति वास्तव में हकामा का पिता है। दोनों का एक भावनात्मक पुनर्मिलन होता है। स्वाभाविक रूप से वह जानना चाहता है कि वह कहां गई थी। लड़की ईमानदारी से स्वीकार करती है कि वह सीधे सील किए गए दरवाजे पर गई थी, जिससे दादी को पूरी तरह से झटका लगता है। वृद्ध महिला क्रोधित होती है कि हकामा उस बर्बाद क्षेत्र में चली गई। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उस दरवाजे के पार का क्षेत्र केवल गांव के रक्षक देवता का है। क्योंकि छोटी हकामा उस राक्षस के आक्रमण से पूरी तरह से खतरे में महसूस कर रही थी, वह बताती है कि उसने बस देवता की मदद मांगने के लिए गई थी। और जैसे कि वह गर्व से बताती है, उनके किंवदंतियों का वास्तविक देवता उसके ठीक बगल में खड़ा है। स्वाभाविक रूप से दादी अत्यधिक संदेह में है। इस युवा लड़के को उनके दिव्य रक्षक के रूप में मानने से पूरी तरह इनकार करती हैं। और भी बुरा, उसके रूप के आधार पर वे मानते हैं कि हमारा लड़का एक निम्न प्रजाति से संबंधित है, जिससे उसे ऐसा पवित्र शीर्षक देने का विचार पूरी तरह से हास्यास्पद हो जाता है। बातचीत में छोटी शैंडी अपने नीले बालों वाले भाई को यह समझाने की कोशिश करती है कि जिन असली सौदा है। इसके जवाब में उसका अत्यधिक पूर्वाग्रही भाई उसकी बातों को जल्दी से खारिज कर देता है, विशेष रूप से जिन के सामान्य मानव कानों की ओर इशारा करते हुए। उनके समाज में जो कोई भी विशिष्ट पशु गुणों का उत्तराधिकारी नहीं होता, उसे एक निम्न प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जितना इस व्यक्ति को समझ में आता है, उसकी छोटी बहन बस एक विशाल भोलेपन की गलतफहमी के तहत काम कर रही है।
फिर भी छोटी लड़की अपने स्थान पर खड़ी रहती है, गर्व से बताती है कि इस आदमी ने आसानी से उन्हें पीछा कर रहे आक्रमणकारी को हराया। प्रभावित न होकर उसका भाई इसे नज़रअंदाज करता है, घमंड से दावा करता है कि वह भी एक आक्रमणकारी को उतनी ही आसानी से हरा सकता है। वह हमारे नायक की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जो पहले से ही इस सभी अनावश्यक बकवास से पूरी तरह थका हुआ दिखता है। नीले बालों वाला योद्धा आक्रमणकारी को धमकी देता है, उसे तुरंत गांव छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास निम्न रक्त वाले प्राणी को समायोजित करने के लिए कोई जगह नहीं है। बकवास करने वाला बस जिनके पास से गुजरता है अभी भी अपनी बातें कर रहा है। वो अपने आप में इतना भरा हुआ है कि वह स्वेच्छा से उस आत्मघाती काम को करने के लिए तैयार है कि वह विशाल आक्रमणकारी को अकेले ही मार डाले। वैसे इस घमंडी नीले सिर का नाम सार्स है। दादी उस लापरवाह तात्कालिक निर्णय से स्पष्ट रूप से परेशान हो जाती है जो सार्स ने अभी लिया है। फिर वह जिनकी ओर ध्यान देती है, भले ही वह अभी भी इस बात की परवाह नहीं करती कि वह वास्तव में कौन है। वह स्वीकार करती है कि उसके जीवन को बचाने के लिए अपनी वास्तविक कृतज्ञता व्यक्त न करना बेहद असभ्य होगा। अपनी धन्यवाद के बाद वह एक अंतिम कृपा मांगती है, बच्चों को आश्रय की सुरक्षा में वापस लाने में मदद करने के लिए, जबकि वह सुनिश्चित करने जाती है कि सार्स अपनी जिंदगी को शुद्ध घमंड के कारण बर्बाद न करे। आश्चर्य की बात नहीं है, हमारा लड़का सीधे मना कर देता है। उन्होंने सीधे उसकी गर्व को चुनौती दी और वह निश्चित रूप से वहां खड़ा होकर उन्हें उस पर चढ़ने नहीं देगा। वह तय करता है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि वे समझें कि वह कोई बेकार दर्शक नहीं है और वह निश्चित रूप से एक निम्न प्रजाति नहीं है। दृश्य सही रूप से निकटवर्ती झील की ओर बढ़ता है, जो वर्तमान में उस भयानक विशाल राक्षस को छिपा रहा है। सार्स आखिरकार दृश्य पर पहुंचता है और वह बिना हिलने डुलने के मुकाबला मुद्रा में गिर जाता है। अपनी भाला और शरीर को बिजली की तरह गरजते हुए वह राक्षस की ओर एक तेज दौड़ लगाता है। पलटवार करने के प्रयास में वह घृणित प्राणी अपने ही संतानों का उपयोग प्रक्षिप्तक हथियारों के रूप में करता है। सौभाग्य से ये अनदेखी चिपचिपी लार्वा सार्स के विद्युत भाले के लिए आसान लक्ष्य हैं। रास्ता साफ होने पर सार्स मौके का लाभ उठाता है, जमीन से ऊंचा कूदता है और उस बुरे के चेहरे पर एक विनाशकारी वार करता है। राक्षस जोर से चीखता है। बेशक हम सभी जानते हैं कि यह इतना आसान नहीं हो सकता और हम सही हैं। सार्स की पूरी निराशा में राक्षस की गहरी चीरने वाली चोट तुरंत फिर से उत्पन्न होने लगती है। अचानक झटका नीले बालों वाले योद्धा को जड़ित कर देता है, उसे एक घातक पलटवार के लिए पूरी तरह से खुला छोड़ देता है, जिसके लिए उसके पास बचने का समय नहीं है। लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, जिन अंतिम क्षण में हस्तक्षेप करता है, आसानी से विशाल प्रहार को रोकता है, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। सार्स, जो कभी अडिग रूप से घमंडी मूर्ख था, अचानक एक विशाल वास्तविकता जांच से प्रभावित होता है और शो बस शुरू हो रहा है। राक्षस फिर से एक और प्रहार करने के लिए कूदता है, पिछले बल के दोगुने के साथ। लेकिन मेरा आदमी राक्षस को झूलने का मौका भी नहीं देता, बस अपनी उंगलियों के एक साधारण स्नैप के साथ जिन राक्षस के मांस के माध्यम से एक साफ छिद्र बनाता है। घमंडी छोटा केवल आश्चर्यजनक प्रदर्शन को चुपचाप देख सकता है। जल्द ही बाकी समूह पानी के किनारे की ओर दौड़ता है। उन्होंने अभी तक पागल दौड़ से अपनी सांस नहीं पकड़ी है कि उनके जबड़े फिर से फर्श पर गिर जाते हैं। हमारे लड़के को एक ही हाथ से विशाल राक्षस को रोकते हुए देखना, जबकि राक्षस लगातार विशाल बल लगाने की कोशिश कर रहा है, जिन वास्तव में इस आदान प्रदान से उबने लगता है। जल्द ही चीज़ों को जल्दी खत्म करने का फैसला करते हुए वह सार्स को कमर से पकड़ता है और रास्ते से कूदता है। जैसे ही कैमरा बाहर पैन करता है, हम देखते हैं कि विशाल राक्षस जिनकी ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से छिद्रित हो चुका है। सार्स बेताब होकर तर्क करता है कि बड़े चमकीले हमले बेकार हैं यदि राक्षस अनंत रूप से पुनर्जन्म ले सकता है, सौभाग्य से जिनने पहले ही उस सटीक चर को ध्यान में रखा है। यही वह जगह है जहां नैनो मशीन काम में आती हैं, सक्रिय रूप से राक्षस की कोशीय पुनर्जनन को निष्क्रिय करती हैं। सार्स द्वारा पहले किया गया नुकसान वास्तव में काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन कट बहुत ही उथला था कि वह प्राणी के उपचार कारक को ओवरलोड नहीं कर सका। अब सार्स सक्षम होगा। तारे वास्तव में
मानसिक टूटने के कगार पर हैं, केवल इस संभावना को संसाधित करते हुए कि यह निम्नतर व्यक्ति वास्तव में उनका रक्षक देवता हो सकता है। मजाक में जिन जल्दी से किसी भी दिव्य जड़ों से इनकार करता है जो उसे इस भव्य शीर्षक के लिए योग्य बनाती हैं, लेकिन वो इस बात को जानता है कि पूरा उसके लगातार अस्तित्व का कारण भविष्य के लोगों की रक्षा करना और उसके सामने खड़े भयानक राक्षसों का वध करना था। क्रोधित जानवर गरजता है और अपने विशाल पूंछ को बेतहाशा लहराते हुए कुशल नायक को कुचलने की डेस्परेट कोशिश कर रहा है, जो इसके बचाव से पानी की तरफ फिसलता रहता है। जल्दी से एक विजयी रणनीति तैयार करने के बाद जिन पूरी तरह से जीव को स्थिर करने के लिए घने पीले बर्फ के क्रिस्टलों में फंसाता है, जबकि वह एक महत्वपूर्ण हिट चार्ज करता है जो जानवर को नष्ट करने की गारंटी देता है टुकड़ों में। वह अंततः एक उचित परिचय देता है। वह खुद को मानवता की अपनी ही दुखद मूर्खता से जन्मा एक राक्षस घोषित करता है। वह एक अवशेष है जो एक 100 मिलियन सालों की नींद से बचा है। यह भयानक खतरे को पृथ्वी से साफ करने के लिए निर्धारित हथियार है। सर्स वास्तव में इस आदमी के बड़बड़ाने को समझने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह इस समय केवल इस बात की परवाह करता है कि क्या जिन वास्तव में अपने विशाल दावों पर खरा उतर सकता है। खैर, बेशक जिन कर सकता है। आखिरकार वह अनगिनत क्रूर दुखद प्रयोगों का वास्तविक परिणति है, एक ऐसा हथियार जो कल्पना से परे तैयार किया गया है। मानवता के रक्त धब्बेदार इतिहास से जन्मा है। वह पहले और अंतिम और इस दुनिया में एकमात्र सच्चा मानव है। उसके परिचय के पूरी तरह से पूरा होने के बाद जिन एक ऊर्जा हमले को छोड़ता है जो इतनी चकाचौंध करने वाली तीव्रता से है कि यह तुरंत राक्षस को भस्म कर देता है। किरण इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है कि यह सीधे पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से निकल जाती है और अंतरिक्ष के निर्वात को छेदती है, शून्य संभावना की गारंटी देती है कि वह बास्टर्ड कभी भी फिर से उग सके। राक्षस निश्चित रूप से मर चुका है और धूल में मिल चुका है। सर्स पूरी तरह से बोलने की इच्छा खो देता है। उसके बढ़े हुए घमंड को उसके चेहरे में पूरी तरह से धकेलने के बाद इस बीच समूह द्वारा अनदेखा ऐसा लगता है कि कोई हमारे लड़के पर झाड़ियों से बहुत करीबी नजर रख रहा है। ये रहस्यमय महिला मूल रूप से केवल निगरानी के लिए भेजी गई थी। झील पर रिपोर्ट किए गए नए प्रकार के आक्रमणकारी। उसने निश्चित रूप से ये नहीं सोचा था कि वह कार्रवाई में एक पूरी तरह से अलग प्रकार के राक्षस को देखने के लिए भाग्यशाली होगी। उसके लिए यहाँ तक कि पवित्र नाइट्स के शीर्ष अधिकारी भी राज्य की राजधानी में ऐसे विशाल खतरे के खिलाफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी यह अज्ञात युवा बंदूक ने इसे एकदम आसान बना दिया। जासूस इतनी उत्साहित है कि वह वास्तव में अपनी उत्तेजना को, अपने गिल्ड को बाद में सब कुछ बताने के लिए रोक नहीं सकती। उस दिन जिन अंततः अपने दोस्त कागुरा द्वारा उसके लिए छोड़े गए 1 मिलियन साल पुराने होलोग्राफिक संदेश को सुनता है। उसका डिजिटल दोस्त चीज़ों की शुरुआत इस बात को स्वीकार करके करता है कि जिन वास्तव में इसे देखने के समय तक लाखों साल बीत चुके होंगे। इस विशाल समय कूद के कारण कागुरा बेताब होकर सोचता है कि पृथ्वी का भविष्य कैसा दिखता है और क्या ग्रह का पर्यावरण वास्तव में ठीक हो गया है। तुरंत ही वह बुरी खबर देता है कि बुरे भ्रष्टाचार कभी भी वास्तव में समाप्त नहीं होंगे, भले ही दुनिया खुद नाटकीय रूप से।